और नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब रज़ा हैदर साहब ने। इसी हवाले से उससे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच रज़ा हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइए रज़ा हैदर साहब के हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि एक तो ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी एक एस्केलेशन हो रही है, हमारे बड़े रवायती ताल्लुकात थे, हमारे ऊपर बड़ा डिपेंड भी करते हैं, बड़ा ट्रेड है हमारा, यहाँ पे वो डिपेंडेंट भी हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट, ताकि कम से कम एक हिस्से पे तो अमन हो, ताकि दूसरी तरफ हम जो है कोई ध्यान दे सकें, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा है या जो दूसरा जो बॉर्डर है वो भी हमारे लिए यानी वो हमसे अटेंशन चाह रहा है। जनाब रज़ा हैदर साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो काई साहब आपका दावत देने का प्रोग्राम है। देखें, जो हमारा दूसरा हिस्सा है ना, जो वेस्ट है, उसका ताल्लुक भी इस वक्त ईस्ट से ही है। मार्का हक के बाद ईस्ट एक डायलेमा का शिकार है, हमारा जो नेबर इंडिया है, और उसमें उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो उसका बदला कैसे ले। जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसमें अब एंटर हो गए हैं, उसमें एक वन ऑफ द एलिमेंट उसका होता है कि दुश्मन नजर नहीं आता। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो वेस्ट में हो रहा है इसमें इंडिया का बहुत हाथ है। इंडिया उनको प्रोपिगेट कर रहा है, और हमारे जो इस वक्त टेररिज्म की एक वेव है, इसमें इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि अब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो मेरा अपना ख्याल है कि नहीं कर सकता। यूएस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली उनका ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, और ट्रंप ने 350% टैरिफ की एक धमकी भी दी हुई है। तो एक डायरेक्ट अटैक तो इस वक्त इंडिया के लिए करना बहुत मुश्किल हो रहा है एक वाइडर पर्सपेक्टिव में। लेकिन वॉर ऑन टेरर में इंडिया की सपोर्ट थ्रू अफगानिस्तान, ये बहुत एविडेंट है, और इसी को हमें करने की जरूरत है। अच्छा रज़ा हैदर साहब, आपको मैं जो इशारा आपका समझाऊं वो ये कि डायरेक्टली तो वो कुछ कर नहीं सकते, और जो उन्होंने किया हमने उसका जो जवाब दिया दैट वाज वेरी बिफिटिंग। तो अब क्या ये जो एक लहर हमें दहशतगर्दी की नज़र आती है, तो अब वो इस तरीके से इनडायरेक्टली हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, आप सही, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक होता है डायरेक्ट अटैक, होता है एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो इंडिया को समझ आ गई कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सका, जो उसके साथ हुआ 7-0। अच्छा, इनडायरेक्ट के कई तरीके हैं जो मैं आपसे जिक्र किया कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में एक साइबर अटैक भी एक तरीका होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, और एक वॉर ऑन टेरर या प्रॉक्सी वॉर भी एक उसका एक वन ऑफ द वे है। इंडिया इन तीनों हिस्सों पे काम कर रहा है। आप उनके मीडिया को देखें तो टोटली इस वक्त वो एक ऐसे कैफियत का शिकार है जिसमें उसे बदला लेना चाहता है। अभी आपने राजनाथ सिंह साहब की एक स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हमें वापस मिलना चाहिए। ये सारा वो एक अपने कहना चाहिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते। पॉलिटिकल गिमिक अपनी जगह है, हिंदुत्व अप्रोच अपनी जगह है। अब वो कर क्या रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर में हमें इस तरह एंगेज करके हमसे ऐसा ऐसा करके बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी बात आ रही है, जाहिर है हमारे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं रज़ा हैदर साहब चाइना के साथ, और जिस तरीके से खुल के चाइना ने और उनके थिंक टैंक्स ने हमारा साथ दिया, ये भी वैसे तो साथ ही हैं हमारे वो, लेकिन ओपनली वो आए हैं। अब वो ये कहते हैं जी कि हम जो कोई ख़ास मिज़ल्स और फिर ख़ास तौर पर J-35 और ये हम अपने आप को स्टेप अप करें, हालांकि हम कोई एग्रेसर तो नहीं है, हम अपने दिफा की कोशिश करते हैं। इसमें भी बहुत वो परेशान हैं, या ये मैज़ यानी उनका एक प्रोपेगेंडा टूल है हमें मेलाइन करने के लिए। जी बहुत अच्छा सवाल है काई साहब। देखें, इंडियन एयरफोर्स ना इस वक्त बहुत एक डायलेमा का शिकार है, और फर्दर टू दैट जो तीजास का 2 दिन पहले क्रैश हुआ है, उससे फर्दर उसकी एविएशन इंडस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटी बहुत हाईली इंपैक्ट हुई है। मैं समझता हूं कि जो ये एक तीजा का क्रैश था, ये एक लॉस नहीं है, इट्स अ लॉस ऑफ अ पायलट जो रिकवरेबल नहीं है। अच्छा, लॉस ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिकवरेबल है, लेकिन जो असल है उसकी लॉस ऑफ ए रिप्यूट इंडियन एयरफोर्स की और उसके इमेज, वो बहुत बैडली डैमेज हुआ है। साथ ही उसका इंडियन एयरफोर्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि तीजा ने उसको रिप्लेस करना था उनके एजिंग फ्लीट को। अब अगर इस केस में ये कोई डिजाइन इशू निकल आता है तो उसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स की, जो हाल में प्रोड्यूस हो रहा है। 170 तीजा उन्होंने ऑर्डर किए हुए, ये सारे इस वक्त होल्ड अप में है, और अगर कोई ऐसा इशू निकलता है तो फर्दर होल्ड अप में होंगे। अब आप इसका इम्पैक्ट देखें कि इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन जो कि 42 होने चाहिए, इस वक्त 29 है। इन गैप को किसने फिल करना है? 13 स्क्वाड्रन को तीजा एयरक्राफ्ट ने। तीजा एयरक्राफ्ट का क्रैश की वजह से एक होल्ड अप आ गया है, तो इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनलाइजेशन बहुत बुरी तरह से मुतासर है। दूसरी तरफ अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान का J-35 का ऑर्डर होने जा रहा है, और बाकी भी वेपन भी, तो वहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी है।
साथ ही एक इमेज की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में आज ही की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, जेरूसलम पोस्ट में है कि आर्मीनिया ने जो तीजा का ऑर्डर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसको भी होल्ड पे कर दिया। तो एक इंटरनेशनल भी उसको आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी एक इम्पैक्ट भी आ रहा है उसकी डिफेंस प्रोडक्ट्स का इमेज, क्योंकि एयर शो में एक एक्चुअली एक एयर शो जो होता है किसी भी बड़े कंट्री में, वो सिर्फ एक एरोबैटिक्स डिस्प्ले नहीं होता, वो उस मुल्क की कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी की एक अच्छा रज़ा हैदर साहब, मैं चाहूँगा मैं आपसे मुतमत्तुक हो सकूँ मज़ीद अभी यानी मौज़ूआत पे। ये फरमाइएगा कि ये भी एक खबर आ रही है कि जो हालांकि उनके पास कोई एयर फोर्स तो है नहीं अफ़गानिस्तान के पास, मगर क्या और इसकी कितनी अहमियत है, और कि वो अगर एयर स्पेस कहते हैं जी हम बंद कर दें, कैन दे डू दैट एंड इफ इट ऑल दे कैन डू इट, तो ये हमारे लिए कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, पहली बात तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये होगा तो इम्पैक्ट तो होगा बहुत, लेकिन माइनर होगा, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये एक जनरली एक थ्रेट होती है जिसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इस तरह किया नहीं जाएगा। ये आपको याद होगा कि जब ये इंडिया पाकिस्तान की हुई थी तो ये एयर स्पेस बंद हुई थी दोनों एक दूसरे की, और अभी तक भी बंद है, और उसमें इंडिया को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये भी अगर अफगानिस्तान को आइडिया है तो इंडिया ने ही शायद दिया हो अफगानिस्तान को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन बात एयर कमोडोर साहब, हम पे वो बहुत रिलायंट हैं। ये मैं बार बार दो तीन प्रोग्रामों में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इस पर बड़े बहुत डिपेंडेंट हैं। आल दो कि उन्होंने एक बात की और बयान दिया उनके किसी वजीर मौसूफ ने कि जी हम अल्टरनेट ज़रिए तलाश कर रहे हैं। कितना आसान है एकदम से अल्टरनेट ज़रिए तलाश करना, और अगर हम इसको ये रोक देते हैं, और सुना है कि कुछ हद तक रोका भी है हमने स्मगलिंग को, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखें, ऑल्टरनेट रूट्स एकदम तलाश नहीं किए जा सकते। अब वैसे भी विंटर सीजन शुरू होने वाला है, और हमारे इस बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, और हमारी एक पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो यहाँ से होता है। तो मैं जो जहाँ तक सेंट्रल एशिया का ताल्लुक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो सकता है अफगानिस्तान इसमें सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा इतना मुमकिन नहीं इतनी जल्दी। अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ हमारी बात पे आना पड़ेगा। उसके पीछे जो इंडिया उसको भड़का रहा है काउंटर अटैक करने का, उसको बात समझनी पड़ेगी कि हमने बहुत अरसे तक डायरेक्ट या फिजिकल अटैक्स नहीं किए और हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन अब प्रॉब्ली उस हार्ड पार्क वाला वक्त आ गया था अफगानिस्तान के साथ, और यही बात अब रिसेंटली अभी और नेगोशिएशन के टॉक जो राउंड होगा, और मेरा ख्याल है कि उसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी। अच्छा रज़ा हैदर साहब, एक और बड़ी अहम खबर बन सकती है, इस पर मैंने जनरल साहब से भी बात की थी और आपका भी मुझे रहनुमाई चाहिए। ये एक बात आ रही है कि जी एक नेटो की तर्ज का ये जो है वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाया जाए, और ख़ास तौर पर इसमें जो मुतारिक मुल्क हैं उसमें रशिया और ईरान भी शामिल है, और ईरान की तो शदीद ज़रूरत भी है। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, और दुनिया का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो फोर्स कर रहा है कि अब बाकायदा से अब यूनिपोलर दुनिया को खैर आबाद कह के तो एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया जाए? इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी ज़रूरत कितनी है जनाब रज़ा हैदर साहब? जी, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, नॉट इवन बाईपोलर। देखें, चाइना एमर्ज हो चुका है एज ए सुपर पावर, रशिया एक सुपर पावर है। अभी जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन का जो 28 पॉइंट फार्मूला अप्रूव होने जा रहा है, उसमें बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि यूक्रेन जो है नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, और रशिया एक तरह से जीत गया। बहुत सी टेरिटरी भी रशिया को मिल रही है। रशिया ने अपनी एक कहना चाहिए सुपर पावर चीज दिखा दी है। चाइना एमर्ज हो चुका है, इसके साथ जो ब्लॉक बन रहा है वो ईरान का और इन सारों का ब्लॉक बन रहा है। तो ये अब इस बार बाईपोलर की तरफ नहीं होगा, इट विल बी मल्टीपोलर, जिसमें रशिया और चाइना भी ज्वाइन कर जाएंगे। और मेरा अपना अंदाजा है कि फिर इसके साथ इनके एलाइज भी साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। ये बड़ा एविडेंट है, बड़ा क्लियर है। चाइना का आप 2049 एक उसका प्रोग्राम है, चाइना का 2049। अच्छा, एक सवाल और, एंड माय लास्ट क्वेश्चन रज़ा हैदर साहब, ये फरमाइएगा कि हमारा एक कोऑपरेशन बांग्लादेश से क्वाइट रिसेंटली बहुत एक पॉजिटिव हमारी डेवलपमेंट हुई और हम बढ़ रहे हैं, तो डिफेंस हमारे जो तल्लुकात हैं उनके हवाले से कुछ खदशात हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी इज़हार करते रहते हैं, तो क्या वहाँ पर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं? आप चूँकि उनके इंडिया के साथ वो तल्लुकात नहीं रहे और उन्हें ज़्यादा डिफेंस नीड्स उनकी बढ़ गई हैं, हाउ कैन वी lend them a helping hand? रज़ा हैदर साहब।
जी, बांग्लादेश के साथ हमारे डिफेंस डील्स और नेगोशिएशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं और ये बड़ा राइट टाइम है क्योंकि आपको पता ही है बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अब खराब हो रहे हैं और बांग्लादेश हमारी तरफ देख रहा है डिफेंस नीड्स। मार्का हक के बाद आपको पता ही है काई साहब के पाकिस्तान की वैल्यू बहुत बढ़ गई है दुनिया में। हमारी जो मिलिट्री की पावर है और जो इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, खास तौर पे हमारे JF-17 थंडर और इस तरह के जो हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केट बहुत बढ़ गई है। अभी दुबई एयर शो में आपने देखा होगा कि JF-17 वाज अ आई कैचिंग प्रोडक्ट देयर और बांग्लादेश भी इन्हीं चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहा है एंड होपफुली बहुत सून आई एम वेरी श्योर कि हमारी बहुत बहुत सी शुक्रिया। प्रोडक्ट्स